स्वागत है साथियों एक बार फिर से दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सलमान और आज का हमारा एपिसोड जो है यूपीपीएससी करंट अपडेट यानी कि उत्तर प्रदेश में बीते हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही उनसे संबंधित इस एपिसोड में क्या सवाल बनाए गए हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि आप सभी को एक अमूमन अंदाजा हो सके कि आगामी जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी लोक सेवा आयोग द्वारा, समसामयिकी से संबंधित किस तरह के प्रश्न उन परीक्षाओं में बनाए जा सकते हैं, या इस एपिसोड के माध्यम से जो सूचनाएं और जो तथ्य आप सभी तक पहुंचाए जाएंगे हो सकता है कि सीधे तौर पे भी उससे कोई प्रश्न बनाया जा सके। तो आइए अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो कौन से सवाल हैं जो इस एपिसोड में आप सभी के लिए बनाए गए हैं। राज्य में कहां पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी? विकल्प है गोरखपुर, जौनपुर, प्रयागराज या अमेठी। अगर चालू वित्तीय वर्ष की अगर हम बजट की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने राज्यों में खेल की सुविधाओं को विकसित करने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में जो उसमें बजट एलोकेट किया गया था उसमें वृद्धि की थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी बनाने की बात कही गई है। हालांकि इसमें जो भी वित्त लगेगा वो खेल मंत्रालय द्वारा ही दिया जाएगा। अगर हम इसकी कुछ खासियत की बात करते हैं तो इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी के साथ साथ यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनाया जाए। और अगर इसकी कुछ खासियत की हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी होगी उसकी क्या खासियत होगी, तो उनमें मुख्य रूप से 50,000 क्षमता का बहुउद्देशीय क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम शामिल होगा। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, 5 स्टार होटल, मनोरंजन पार्क, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल इत्यादि शामिल होंगे। तो ये इसकी खासियत रही कि यानी कि इस स्पोर्ट्स सिटी में क्या क्या खासियत होंगी और कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, इसकी ये लिस्ट है। यदि आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य के किस संस्थान ने हाइड्रोजन जनरेटर डिवाइस बनाया है? आईआईटी लखनऊ, एमएनआईटी प्रयागराज, आईआईटी बीएचयू या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या केरोसिन हो, उनकी मात्रा बहुत ही सीमित है और आगामी आने वाले वर्षों में उनकी मात्रा समाप्त हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक डिवाइस इजाद की गई है आईआईटी बीएचयू के द्वारा। आईआईटी बीएचयू के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राजीव उपाध्याय और उनकी टीम के द्वारा एक डिवाइस बनाई गई है जिसको हाइड्रोजन जनरेटर नाम दिया गया है। इसकी वजह से ऑन द स्पॉट मिथेनॉल और जल के मिश्रण से हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह की डिवाइसें पहले भी मौजूद थी, लेकिन जो मुख्य अड़चन आ रही थी उसमें ये आ रही थी कि हाइड्रोजन को किस तरह से स्टोर किया जाए, यानी कि इसके स्टोरेज में समस्या आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस जनरेटर का निर्माण किया गया है। तो इसकी कुछ खास बातों को अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ये होगा कि ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन बनाया जा सकेगा, यानी हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। साथ ही साथ पर्यावरण में जो भी क्षरण होता है उसमें 60 से 70% की गिरावट आएगी। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी, यानी 1 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 लीटर हाइड्रोजन ईंधन की उत्पादन की क्षमता होगी इस जनरेटर की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 43वां इंडिया कारपोरेट एक्सपो कहां आयोजित किया जाएगा? विकल्प है वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर या सीतापुर। तो इन विकल्पों में अगर हम बात करते हैं भदोही की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भदोही जो है कालीन निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जो कालीन है उनकी मांगे न केवल देश में बल्कि विदेशों में बहुत ज्यादा होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 43वां इंडिया एक्सपोर्ट का आयोजन भदोही जिले में किया जा रहा है। और इसकी कुछ खास बातों को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर जो हस्त निर्मित कालीन है उसके अलावा फर्श से संबंधित जो भी सांस्कृतिक विरासत है एवं बुनाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन भदोही में किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय कालीन खरीदारों, एजेंटों, आर्किटेक्ट्स और भारतीय कालीन निर्माताओं और निर्यातकों को मिलने और साथ ही साथ आपस में एक दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को स्थापित करने के लिए एक आदर्श मंच भी प्रदान करता है। अगला सवाल देखते हैं। राज्य सरकार कपड़ा उद्योग लगाने पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? विकल्प है 20%, 25%, 30% या 32%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 25% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी निजी संस्थान द्वारा कपड़ा उद्योग स्थापित करने पर 25% की सब्सिडी देने की बात कही है। अगर इसकी कुछ तथ्यात्मक बात करें तो अभी हाल ही में
उत्तर प्रदेश की नई टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है और इसमें निजी क्षेत्र के तहत 5 वस्त्र एवं परिधान पार्क विकसित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन भी इससे होगा। चलते हैं आगे की तरफ। दिल्ली में आयोजित मेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D शोकेस इवेंट इन्वेंटिव में ड्रोन टेक्नोलॉजी शोकेस और 5G टेक्नोलॉजी शोकेस का नेतृत्व किसने किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक शोकेस इवेंट का आयोजन किया गया था जिसका नाम है इन्वेंटिव। यहां पर पहली बार देश में जितने भी IIT संस्थान हैं उन्होंने शिरकत की। तो इससे पहले इसका क्या उत्तर होगा बताने से पहले विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या है। IIT कानपुर, IIT लखनऊ, IIT BHU, IIT प्रयागराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा IIT कानपुर हो जाएगा। और इस इवेंट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट IIT कानपुर के ही थे, इनकी संख्या 12 थी। IIT कानपुर के साथ साथ इसमें IIT मद्रास भी सहयोग के रूप में काम कर रहा है, यानी कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और 5G से संबंधित जो प्रोजेक्ट था वो IIT कानपुर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें IIT मद्रास भी सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा था। अगला प्रश्न है, राज्य में परिषदीय स्कूलों में किस कक्षा तक अगले सत्र यानी 2023-24 से NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा? विकल्प है कक्षा 1 से 3, कक्षा 1 से 5, कक्षा 5 से 8 या कक्षा 8 से 12। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। राज्य में जो भी परिषदीय स्कूल है उसमें चरणबद्ध तरीके से NCERT के पाठ्यक्रम के लागू करने की बात वर्ष 2018 में ही की गई थी राज्य सरकार द्वारा, और इसके कार्यान्वयन की बात वर्ष 2021 में की गई थी। यानी कि जो सत्र 2021 और 22 में शुरू होता वहां पर चरणबद्ध तरीके से NCERT के पाठ्यक्रम को लागू करने की बात की गई थी, लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। तो अभी मौजूदा तौर पर एक बार फिर से इसके बारे में बात शुरू हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1 से 3 तक के परिषदीय स्कूलों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और आगामी 2 वर्षों में यानी कि 2025 और 26 में अगर हम बात करते हैं तो इसको कक्षा 8 तक लागू करने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई है। कुछ तथ्यात्मक बातें इसमें हैं, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। NCERB के आंकड़ों के अनुसार संपत्ति अपराध की गिरफ्तारियों में देश भर में राज्य का कौन सा शहर सबसे आगे है? विकल्प है लखनऊ, मेरठ, कानपुर या मिर्जापुर। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCERB के आंकड़ों की हम बात करते हैं 2021 की, तो उसके आंकड़े साफ तौर पर हमें ये बताते हैं कि कानपुर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में वो ऐसा जिला है जहां पर संपत्ति से संबंधित सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की जाती है। कानपुर में दर्ज होने वाली प्रत्येक दूसरी शिकायत जो होती है वो संपत्ति से संबंधित है। हालांकि वहां के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही है कि संपत्ति से संबंधित विवादों में पुलिस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, यानी उनकी बहुत अहम भूमिका नहीं होती। उनकी भूमिका मात्र ये होती है कि संपत्ति विवादों के चलते कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, यानी कि पुलिस की जो भूमिका होती है वो मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कानपुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है? विकल्प है नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद या झांसी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, यानी कि पर्यावरण में जो भी क्षतियां हो रही है उसको रोकने की हर तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते सोलर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए जो भी संसाधन है यानी जीवाश्म ईंधन है उनको बचा के रखा जा सके। तो इससे संबंधित जो भी अन्य खबरें हैं उसको बाद में देखेंगे, लेकिन इसका प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो ट्रायल शुरू होने वाला है वो दिसंबर में शुरू होगा और इसके लिए 2 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए जहां पर एक साथ 4 कारें, 3 ऑटो और 3 बाइक चार्ज किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर ज़रूरत नहीं होगी तो इससे जो बिजली उत्पादित होगी उसको सीधे ग्रिड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि इस तरह के स्टेशनों से पर्यावरण में होने वाले क्षरण से भी बचा जा सकेगा। साथ ही साथ जो बिजली आपूर्ति है उसको भी सुचारू रूप से बढ़ाया जा सकेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
राज्य की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। ये संबंधित हैं प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर या लखनऊ। अभी हाल ही में भारत में ब्रिटेन दूतावास द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें विजेता को एक दिन के लिए ब्रिटेन दूतावास में उच्चायुक्त बनाया जाता है। तो इस प्रतियोगिता का जो छठा संस्करण था, उसकी विजेता जागृति यादव को घोषित किया गया है। जागृति यादव लखनऊ की रहने वाली है। अगर इसके बारे में हम कुछ बात करें तो अभी हाल ही में इनको ब्रिटेन दूतावास में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, सिर्फ एक दिन के लिए। इस एक दिन के कार्य दिवस के दौरान उन्होंने विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ बैठक में भाग लिया। साथ ही साथ जो भी विभिन्न गतिविधियां थी दूतावास में, उससे भी इनको परिचित कराया गया। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी लखनऊ। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? विकल्प है 1969, 1974, 1989 या 1993। अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है 10 तारीख को, यानी 10 अक्टूबर को। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार जब उन्होंने शपथ ली थी तो वो वर्ष 1989 था। मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के शीर्ष नेताओं में से एक थे, जिन्हें नेताजी के नाम से भी लोग अक्सर बुलाया करते थे। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड और आज के इस अंतिम सवाल के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है जिसके माध्यम से हम अपने इस एपिसोड को और बेहतर तरीके से आप सभी छात्रों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप सभी इसके लिए सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक शुक्रिया।